हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इमेटिक्स ड्रग एजेंट्स के बारे में। तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि जिनको देने के बाद पर्सन के अंदर वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस होती है। तो ये क्लास के जो मेडिकेशंस है उनकी हम डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे और जानेंगे उनके बेसिक यूज़ के बारे में। तो ये मेडिसिन्स वॉमिटिंग तो करवाती है, बट उनको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्या उनके बेसिक यूजेस रहते हैं, किस तरह से वो काम करती है, मतलब कि उनका वर्किंग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम सीखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स और करेंगे उनके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी की, जिसको हम कहते हैं कि ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। कि ये क्लास के मेडिसिन की भी जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो रहती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर। तो इमेटिक्स क्या है, उनकी असर क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या है, वो सब सीखते हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ज़रूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पे ऊपर ऐप अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझिए इमेटिक्स ड्रग्स के बारे में। तो ये वाला गोल्डन सेंटेंस सबसे पहले आपको याद रखना है कि दीज आर ए ड्रग विच इंड्यूस द वॉमिटिंग। मतलब ये है कि जब किसी पर्सन को आप इमेटिक्स देते हैं, कि समझो कि ये पर्सन को आपने इमेटिक्स एजेंट दिए हैं, इमेटिक्स ड्रग्स दी है, तो उसके कारण उसको हो रही है ये वॉमिटिंग। तो दीज आर ए मेडिसिन्स विच कोज इमेसिस। कि इमेसिस को हम कहते हैं कि इमेसिस जो मेडिकल टर्म है वॉमिटिंग के लिए, तो ऐसे मेडिसिन्स कि जिनको देने के बाद वो पर्सन को वॉमिटिंग होते हैं, तो ये कहे जाते हैं इमेटिक्स ड्रग एजेंट। एंड इमेटिक ड्रग एजेंट आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन। इनका यूज़ कहाँ पे है, तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन की जब किसी पर्सन ने पॉइजन सब्सटेंस लिया है, पॉइजनस सब्सटेंस, उसकी बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, टॉक्सिन्स उसके अंदर प्रेजेंट हुए हैं, तो इंजेक्शन ऑफ ए टॉक्सिन और पॉइजनस सब्सटेंस। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस को उसकी बॉडी में से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो जो स्टमक को खाली करवाना है, स्टमक में से जो हमें पॉइजनस सब्सटेंस एंड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने हैं, तो उसके लिए ये वॉमिटिंग करवाना ज़रूरी है। कि आप समझे कि वो पर्सन को उल्टी करवाते हैं, तो उल्टी के साथ साथ वो टॉक्सिक सब्सटेंस एंड पॉइजनस सब्सटेंस भी उसकी बॉडी में से बाहर निकल जाएंगे। तो इमेटिक्स जनरली रिमूव लेस देन 80% ऑफ द स्टमक कंटेंट बाय वॉमिटिंग एंड हेल्प टू प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स। तो 80% या फिर उससे कम जितना कंटेंट जो है वो रिमूव करवा देते हैं ये स्टमक में से बाय वॉमिटिंग, और उनके कारण हम प्रिवेंट करवा सकते हैं जो भी कोई पॉइजनस सब्सटेंस था, हार्मफुल टॉक्सिन्स थे, तो उनकी जो इफ़ेक्ट है वो हम रिड्यूस करवा सकते हैं। तो ये स्लाइड के अंदर आप क्या याद रखेंगे, तो इमेटिक्स का ये मेन बेसिक यूज़ समझिए या फिर उनका मीनिंग कि ऐसे मेडिकेशन की जो वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, मेडिसिन्स विच कोज द इमेसिस। तो उनका ज़रूरत कब है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ पर होता है। एंड ऐसी कंडीशन की जब किसी पर्सन के अंदर टॉक्सिन या फिर पॉइजनस सब्सटेंस का इंजेक्शन हुआ है। तो अब इमेसिस क्या है, वॉमिटिंग क्या है, वो भी आप समझ लीजिए। तो इमेसिस मीन्स द एक्शन और प्रोसेस ऑफ वॉमिटिंग। कि जब जीआई ट्रैक के अंदर डिस्टर्बेंस होता है तो उसका एक सिम्टम डेवलप होता है इमेसिस। कि नोजिया वॉमिटिंग जो है वो कई बार कॉमन बनते हैं कि जब आपको कोई जीआई ट्रैक रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस है। तो वॉमिटिंग को हम दूसरे अलग अलग वर्ड्स के अंदर पकिंग भी कहते हैं,
इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए पकिंग, फिर थ्रोइंग ऑफ, बार्फिंग, इमेसिस, तो ये सब है उसके अलग अलग नेम। इट इज़ द इनवॉलेंटरी फोर्सफुल एक्सप्लोजन ऑफ द कंटेंट ऑफ वन स्टमक थ्रू द माउथ एंड समटाइम द नोज। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप साइड में जो डायग्राम है उसके ऊपर ये ध्यान रखें कि ये पर्सन को जो है वो वॉमिटिंग हो रही है। तो ये प्रोसेस कैसी रहती है, इनवॉलेंटरी रहती है, मतलब कि इसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का खास इन्वॉल्वमेंट रहता है, वॉलेंटरी नहीं है बट इट इज़ ए इनवॉलेंटरी। फोर्सफुल एक्सपल्जन, कि चाहकर भी आप ये वॉमिटिंग को रोक नहीं सकते, उसके कारण उसको इनवॉलेंटरी एक्शन कहा जाता है हमारी बॉडी का। एंड कंटेंट ऑफ वन स्टमक थ्रू द माउथ एंड समटाइम बाय द नोज। तो जो भी कंटेंट है हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट, वो सब कंटेंट ये इसोफेगस के थ्रू आपकी ओरल कैविटी में से, बॉडी में से बाहर निकल जाता है। और ये एक फोर्सफुल एक्सप्लोजन है और इनवॉलेंटरी एक्शन कही जाती है कि जिसके ऊपर आपकी बॉडी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये है वॉमिटिंग और इमेसिस। तो इमेटिक्स जो ड्रग है उसके हम सबसे पहले एग्जांपल्स जान लेते हैं कि कौन से मेडिकेशंस एज ए इमेटिक्स यूज़ होते हैं। तो सबसे ऊपर एपोमॉर्फिन की जो मॉर्फिन डेरिवेटिव हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे उसका इंजेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं, एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शन कि जिसकी स्ट्रेंथ है 10 mg/ml। फिर है इपेकाक कि जो सिरप इपेकाक की यहाँ पे उसके आप मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देख सकते हैं, इपेकाकुना कि जो उसका सिरप अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, इपेकाक का सिरप। उसके बाद है मस्टर्ड सीड कि नेचुरल रेमेडी के अंदर हम देखें कि जो हम मस्टर्ड कहते हैं, राई कहते हैं, सरसों कहते हैं, तो उसके जो बीज होते हैं, उसके जो सीड होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। फिर एलम है, सोडियम क्लोराइड मतलब कि जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड अदर ड्रग एज ए एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, कई बार मॉर्फिन किसी को आप देते तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे वॉमिटिंग होती है, डिजिटालिस के कारण वॉमिटिंग हो जाती है, इमेटाइन कोई लेता है तो उसके कारण भी उसको वॉमिटिंग होते हैं काफ़ी। एस्पिरिन का भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नॉजिया वॉमिटिंग। फिर क्विनिन एंड एंटी कैंसर ड्रग, तो वो भी एक एज अ इमेटिक काम करते हैं बिकॉज ये सब मेडिकेशंस लेने के बाद भी पर्सन के अंदर वॉमिटिंग सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं और उसको वॉमिटिंग होती है। तो ये थे इमेटिक्स ड्रग्स के एग्जाम्पल। अब समझते हैं उसका डिटेल में बेसिक यूज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक यूज़ है ये पहले वाला कि दे आर रिक्वायर व्हेन एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस हैज़ बीन इंजेस्टेड बाय ओरली, कि किसी पर्सन ने ओरली ऐसा सब्सटेंस कि जिसको हम कह सकते हैं कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कि जिसके आपके बॉडी के कोई ज़रूरत नहीं है और उसको हम यूजुअली डेंजरस सब्सटेंस या फिर पॉइजनस सब्सटेंस के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो ऐसा जो सब्सटेंस है वो गलती से या फिर किसी पर्सन ने खा लिया है तो उसको उसकी बॉडी में से बाहर निकालने के लिए वॉमिटिंग करवाना ज़रूरी है। तो नीड टू एम्प्टी द स्टमक बाय वॉमिटिंग टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। तो जब ये अनडिजायरेबल सब्सटेंस किसी पर्सन के बॉडी के अंदर है तो उसको उसकी बॉडी में से बाहर निकलवाने के लिए ज़रूरी होता है उसको वॉमिटिंग करवाना। तो उसके लिए हम इमेटिक्स ड्रग उसको देते हैं। फिर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, कि अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हुई है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अल्कोहल को आपकी बॉडी में से बाहर निकालने के लिए, स्टमक में से बाहर निकालने के लिए और स्टमक को एम्प्टी करवाने के लिए भी ये इमेटिक्स काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होते हैं। तीसरा हम इम्पोर्टेंट उसका यूज़ जाने तो रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज़ फ्रॉम द ईसोफेगस, कि ईसोफेगस में से जो कोई ऐसे फॉरेन बॉडीज़ या फिर ऐसे टॉक्सिक या फिर पॉइजनस सब्सटेंस जमा हुए हैं तो उसको भी वहाँ से निकालने के लिए वॉमिटिंग करवाना ज़रूरी है। तो वॉमिटिंग करवाने के लिए इमेटिक्स ड्रग जो है वो यूज़ किए जाते हैं।
फिर चौथा मेन इंपॉर्टेंट यूज़ दैट इज़ एक्यूट केसेस ऑफ पॉइजनिंग, कि जो पॉइजनिंग के जो केसेस होते हैं उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, स्टमक को एम्प्टी करवाना, पॉइजनस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी में से बाहर निकालना। तो उस वक्त भी ये इमेटिक्स ड्रग्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, एक्सेप्ट इन कोरोसिव सब्सटेंसेस, पॉइजनिंग और इफ़ पेशेंट इज़ नॉट फुल्ली कॉन्शियस, कि जब किसी को कोरोसिव सब्सटेंसेस का पॉइजनिंग है या फिर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, ऐसे कंडीशन के अंदर हम ये इमेटिक्स वगैरह को यूज़ नहीं करते, बट बाकी सभी कंडीशंस के अंदर इमेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो पर्सन को समझे कि वॉमिटिंग हम करवाते हैं या फिर उसके अंदर वॉमिटिंग जो इंड्यूस होती है तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वॉमिटिंग सेंटर्स को एक्टिवेट करवाने में। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि कौन से ऐसे वॉमिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स है कि जो इन्वॉल्व होते हैं वॉमिटिंग सेंटर्स के एक्टिवेशन के अंदर। कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रेन के ये वॉमिटिंग सेंटर्स है कि जो किसी ऑर्डर, स्मेल या फिर टेस्ट के कारण एक्टिवेट होती है और पर्सन को वॉमिटिंग होती है। तो उसके अंदर सबसे टॉप पे है हिस्टेमाइन वाया H1 रिसेप्टर, के H1 रिसेप्टर के थ्रू ये जो हिस्टेमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है वो मेडिएटर बनता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर। फिर जो सेरोटोनिन है वाया 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर। तीसरा हम देखें तो वो है एसिटाइल कोलिन वाया M रिसेप्टर एंड फोर्थ वन दैट इज डोपामाइन वाया D2 रिसेप्टर। तो ये 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार समझो कि एसिटाइल कोलाइन प्रोड्यूस हुआ है, सेरोटोनिन रिलीज हुआ है, हिस्टामाइन या फिर डोपामाइन, तो वो आपके वॉमिटिंग सेंटर्स जो है उनको एक्टिवेट करते, साथ ही साथ जो हम जो CTZ कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स, तो उनको भी एक्टिवेट करके आपके वॉमिटिंग सेंटर्स को स्टिम्युलेट करवा देते हैं, एक्टिवेट करवा देते हैं, और जिसके कारण पर्सन को जो है वो वॉमिटिंग होती है। तो हाउ द इमेटिक्स वर्क, इमेटिक्स किस तरह से अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इमेटिक वर्क बाय कोजिंग गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो वो क्या करेंगे कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट हुए तो उनके बाद क्या होता है, वो आपके स्टमक के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस करने का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि समझो कि किसी पर्सन को आपने एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन दिया है, इपेकाक दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि विसरल स्टिमुली या फिर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन या फिर वेस्टिबुलर इनपुट। तो ये तीनों के कारण क्या होता है कि समझो कि विसरल स्टिमुली है तो उसके कारण डोपामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज हुए, यहाँ पर भी डोपामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज हुए। वेस्टिबुलर इनपुट के कारण हिस्टेमाइन एंड एसिटाइल कोलाइन समझो कि रिलीज हुए, और ये सभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा उसके अकॉर्डिंग टू ये सब क्या है, वॉमिटिंग सेंटर्स को स्टिमुलेट करने वाले एजेंट है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं एज अ मेडिएटर ऑफ ए वॉमिटिंग। तो अब देखो मेडुलरी जो वॉमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट हो गए उनके कारण, और पर्सन को होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो स्टिमुलेट करते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड दे एक्टिवेट द मेडिएटर्स ऑफ वॉमिटिंग। के वॉमिटिंग के जितने भी अलग अलग मेडिएटर्स है वो सभी को एक्टिवेट करके ये अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं, एंड ऑल्सो एक्टिवेट वॉमिटिंग सेंटर ऑफ ब्रेन, थस दे इंड्यूस द वॉमिटिंग। तो उनका मेन ये काम ही होता है कि आपके बॉडी के अंदर रहे जो वॉमिटिंग सेंटर्स है उसको किसी भी तरह से एक्टिवेट करवाना, उसको स्टिमुलेट करवाना, और ये सेंटर्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं, तो तुरंत आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, नोजिया वॉमिटिंग, एंड अचानक से फिर वॉमिटिंग होती है। तो अब समझिए एपोमॉर्फिन के बारे में कि जो इमेटिक्स के तौर पे काम करता है। तो एपोमॉर्फिन एज अ इमेटिक्स, तो वो एक मॉर्फिन डेरिवेटिव है, सेमी सिंथेटिक है, डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट है इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, एंड
उसके हम डोजेस देखें तो 6 से लेकर 10 मिलीग्राम जितना जो डोज है वो इंट्रामस्कुलरली या फिर सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और उसकी एक्शन स्टार्ट हो जाती है विद इन द 5 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके पैकेजिंग के ऊपर भी लिखा है कि एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जिसकी स्ट्रेंथ है 10 मिलीग्राम पर ml, और उसका जो स्ट्रेंथ हम देखें तो 10 mg पर ml, और वो कर सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकता है। ओरली उसको नहीं दिया जाता है, बट उसका जो डोज है वो इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से पर्सन को दिया जाता है। लार्ज डोज स्लो इनकंसिस्टेंट ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो एपोमॉर्फिन जो है वो पार्किंसंस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। तो इमेटिक्स के तौर पे भी तो वो काम करता ही है, बट साथों साथ वो पार्किंसंस के डिसीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इपेकाकुना की जो सेफेलिस इपेकाकुना की जो नेचुरल हर्बल मेडिसिन भी है। तो इपेकाक का जो एक्सट्रैक्ट है उसका जो सिरप बनाया जाता है कि वो वाइडली यूज़ होता है एज अ इमेटिक ड्रग। तो वो मार्केटेड प्रिपरेशन उसके हम देखें तो सिरप इपेकाक या फिर इपेकाक के जो सिरप होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इपेकाक सिरप, तो इपेकाकुना, तो सभी उसके ये अलग अलग मार्केटेड फॉर्मुलेशन की इपेकाक का ये ऑरल सॉल्यूशन है, उसके सिरप वगैरह है। तो यूज़ ओरली एज ए इमेटिक एजेंट, तो ये डायरेक्टली ओरली ही दिया जाता है पर्सन को। और एडल्ट के अंदर उसका जो डोज रहता है वो है 15 से 30 ml जितना, एंड चिल्ड्रंस के अंदर वो डोज रहेगा 10 से 15 ml। तो ये खास याद रखें कि कितना डोज चिल्ड्रन एंड एडल्ट के लिए रहेगा। एंड एक्शन टेक्स विद इन 15 मिनट, कि 15 मिनट के अंदर उसकी एक्शन दिखाई देती है और पर्सन को वॉमिटिंग होती है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे तो इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड डायरेक्टली ऑन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कि उसके जो टेस्ट है, स्मेल है, ऑर्डर है, उसके कारण वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स को एक्टिवेट करता है और साथों साथ आपके जीआई ट्रैक के जो म्यूकोसा है उसको भी इरिटेशन करवाता है, जिसके कारण आपके वॉमिटिंग सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं और आपको वॉमिटिंग होती है। फिर मस्टर्ड सीड की जो हम राई कहते हैं, राई के दाने और सरसों भी कहते हैं, तो ये मस्टर्ड सीड भी इमेटिक का काम करते हैं। तो मस्टर्ड सीड का इमेटिक के तौर पे किस तरह से यूज़ करें, तो 1 टेबल स्पूनफुल ग्राउंड मस्टर्ड सीड इन हाफ पिन ऑफ वार्म वाटर, एंड strong coffee is one of the best domestic stimulant especially after a necrotic poison। तो strong coffee कि कई बार नेचुरल रेमेडी के तौर पे हम किसी को समझो कि नार्कोटिक पॉइजनिंग है, तो उस वक्त स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एक नेचुरल रेमेडी बनता है और मस्टर्ड सीड भी इमेटिक के तौर पे काम करते हैं। फिर बात आती है सॉल्ट वाटर की। तो सॉल्ट वाटर की जो गर्म पानी के अंदर आप सॉल्ट मिक्स करवाते हैं कि 2 स्पूनफुल जितना सॉल्ट वाटर आप सॉल्ट लेते हैं और उसको 500 ml जितने गर्म पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाते हैं और उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनवाते हैं। कि यहाँ पे आप ये 2 स्पूनफुल जितना सॉल्ट लेते हैं और ये वाटर जो है वो आपके पास अराउंड 500 ml जितना आप वाटर लेते हैं। तो 500 ml वाटर के अंदर जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और जब किसी को देते हैं तो वो भी इमेटिक के तौर पे काम करेगा, कि ये नेचुरल रेमेडीज़ जो हम कहते हैं कि नेचुरल कैंडिडेट एज अ इमेटिक एजेंट। फिर बात आती है कि कौन से कंडीशंस के अंदर इमेटिक्स ना दे। तो इमेटिक्स आर नॉट यूज इन ए फॉलोइंग कंडीशन, कि ऐसे कौन सी कंडीशन है कि वहाँ पे इमेटिक्स यूज़ नहीं होते। तो सबसे पहले कंडीशन दैट इज़ इन कोरोजिव पॉइजनिंग लाइक एसिड एंड आल्कली, कि किसी एसिड के कारण पॉइजनिंग हुआ है, किसी आल्कली के कारण, या मतलब कि एसिड या फिर बेसिस जो सब्सटेंस होते हैं उनके कारण किसी को ये हुआ है, तो उसके अंदर आप जो है वो इमेटिक्स नहीं दे सकते।
तो पॉइजनिंग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलीज कैपेबल ऑफ कोजिंग रैपिड टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड श्रिंकेज, सो गिव द मिल्क ओनली। तो ऐसे केसेस में वॉमिटिंग करवाने के बजाय आप जो है उनको मिल्क दे सकते हैं कि जिससे और ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन ना हो, श्रिंकेज ना हो जीआई ट्रैक के। तो मिल्क के कारण जो है वो एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो गिव द मिल्क ओनली इन सच टाइप ऑफ पॉइजनिंग। फिर CNS स्टिम्युलेंट पॉइजनिंग है तो उस वक्त भी इमेटिक्स नहीं दिए जाते। पर्सन अनकॉन्शियस है, मतलब कि कॉन्शियस नहीं है पेशेंट, अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो इसी कंडीशन में उसको इमेटिक्स देना जो है वो गलती होगी। तो ऐसे कंडीशन में भी इमेटिक्स ना यूज़ करें। एंड इन मॉर्फिन एंड फिनोथाइजिन पॉइजनिंग, तो मॉर्फिन का पॉइजनिंग है या फिर फिनोथाइजिनिंग पॉइजनिंग है तो उसमें भी इमेटिक्स जो है वो इफ़ेक्टिव साबित नहीं होते। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द इमेटिक्स ड्रग एजेंट। फार्मारॉक्स के जो लेक्चर नोट्स है वो आपको फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएंगे कि रैपिड रिवीजन नोट्स है, PDF एंड PPTs ऑफ लेक्चर, सब्जेक्ट वाइज नोट, तो वो यूज़फुल रहेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे GPAT है, नाइपर है, DI या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स की, जो गूगल प्ले स्टोर पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। लिंक जरूर से चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर।